Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ वो डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर 26। सबसे पहले प्रीवियस जो हमारा चैप्टर 25 है, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 और 12 किए थे हमने कल के लेक्चर में। जी, पास्ट पेपर के क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन 61 कह रहा है, हाउ ए चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज इलेक्टेड। चेयरमैन ऑफ बोर्ड कैसे इलेक्ट किया जाता है? डायरेक्टर्स ही इलेक्ट करते हैं अमंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बिल्कुल। एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन नॉट बिकम द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी की जगह पे बोर्ड का लफ्ज लिख लीजिए। ऑडिट कमेटी को काट के बोर्ड का लफ्ज लिख लीजिए। जी बताइए, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या चेयरमैन बन सकता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन नहीं बन सकता। हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते। 63 फॉलोइंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फैसल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर कह रहा है, अंडर द कंपनीज एक्ट एडवाइज विच ऑफ द अबव डायरेक्टर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जी, नेक्स्ट आल्सो स्टेट द टाइम फ्रेम फॉर हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का टाइम फ्रेम बताइए क्या हो सकता है? अपॉइंटमेंट का टाइम फ्रेम क्या होगा? 3 years और 3 years होगा उसका टाइम फ्रेम, उसके अपॉइंटमेंट का। ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस टाइम फ्रेम फॉर हिज अपॉइंटमेंट का मतलब है कि अपॉइंटमेंट कब की जाएगी, तो विद इन 14 days। हाँ, ये उसकी ड्यूरेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, ड्यूरेशन के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट है ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? जी, बोर्ड डिसाइड करेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मेंबर्स डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी में टर्म्स एंड कंडीशन में हमने पढ़ा था कि वो डायरेक्टर्स या मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ कंपनी डिसाइड करते हैं। 63 में कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी, कंसेप्ट से रिलेटेड कोई चैप्टर 25 के कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी, एक बंदा कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कि कितने, वो एक से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, किसी जगह पे मैंने पढ़ा था शायद 10 है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है ये बात, क्योंकि हमारे सिलेबस में होती तो मैं कंफर्म कर होती। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि शायद 10, लेकिन वहां पे ये भी लिखा था कि कमीशन इस नंबर को रिलैक्स भी कर सकता है। तो प्रैक्टिकली आपको में भी कुछ ऐसे लोग नजर आए जो 10 से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर है। ठीक है, लेकिन ये बात मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता दूं। और की क्वेश्चन? जी, ए पर्सन हु इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? अनडिस्चार्ज को अंडरलाइन कीजिए। ये ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसने अपनी लायबिलिटीज को फुली सेटल नहीं किया। फुली सेटल नहीं किया, आसान अल्फाज में दूसरों के पैसे खा गया। इस बंदे ने उधार लिए लेकिन वापस नहीं किए, दूसरों के पैसे खा गया। यह है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। उसका नहीं, वो तो अगले पॉइंट में कहता है ना कि यहाँ जिसकी एप्लीकेशन भी पेंडिंग हो। नहीं, इसका मतलब बेसिकली डिस्चार्ज का वर्ड यूज होता है लायबिलिटीज को लायबिलिटीज को सेटल करने के कंटेक्स्ट में। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? जी पूछिए। सर, जो हम आउटसोर्स करते हैं किसी शेयर रजिस्ट्रार को, सर वो पहले से अपॉइंट होता है या और उसके पास और कंपनी की भी क्या एक शेयर रजिस्ट्रार दूसरी कंपनीज का भी शेयर रजिस्ट्रार हो सकता है? इसका बिल्कुल हो सकता है, उसका काम यही होगा।
आउटसोर्स किया ना हमने, तो दूसरी कंपनी को भी डील कर रहा होगा। क्या वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय बन जाता है? नहीं, ठीक है, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट पर्सन है। इंडिपेंडेंट से मुराद है या कि हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो लहदा बाहर का बंदा है। कंपनी सेक्रेटरी क्या इंडिपेंडेंट होता है या हमारा एम्प्लॉय होता है? जी, कंपनी सेक्रेटरी हमारा एम्प्लॉय होता है। और कोई क्वेश्चन? शेयर रजिस्ट्रार को क्या कमीशन दिया जाए? वो उनकी आपस के एग्रीमेंट पे बेस कर रहा होगा कि उन्हें क्या मंथली बेसिस पे ऊपर कुछ एग्री किया जा रहा है या ट्रांजैक्शन बेस्ड रिम्यूनरेशन दी जा रही है। इस बारे में लॉ साइलेंट है, उसने ये नहीं बताया कि किस तरह की रिम्यूनरेशन आपने एग्री करनी है। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। चलिए, नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 26। ये चैप्टर हमारा रिलेट करता है दो टॉपिक से। चैप्टर 26 इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड्स। इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब आपको पता है नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम इन्वेस्टमेंट का के टर्म यूज करते हैं। अगर बिजनेस में एज कैपिटल पैसे लगाए हैं वो भी इन्वेस्टमेंट की टर्म में ही आता है, और अगर उधार के तौर पे दिए लोन की शक्ल में वो भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाती है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी ने अगर दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है इसके ऊपर क्या रेगुलेशंस हैं, प्लस दूसरा डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड उस अमाउंट को कहते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जैसे नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की काउंटिंग आपने पढ़ी होगी, वहां पे एक टर्म यूज होती थी ड्राइंग्स। ये समझ लीजिए जो ड्राइंग का कंसेप्ट है वो कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसे डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ओनर्स को दे दिया जाता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड के बारे में कुछ रेगुलेशंस है हमारे सिलेबस में, वो पढ़ेंगे। और फिर इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है। उसमें से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन सेट हो जाता है। तो इजी चैप्टर है, इसीलिए हमने इसमें से कोई कंसेप्ट, वैसे तो पूरे सिलेबस में किसी कंसेप्ट को स्किप नहीं करना हमने, खासतौर पे इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं और 8 से 10 नंबर का पेपर आ जाएगा इसमें से। आज के तो इस चैप्टर के दो बड़े हिस्से हुए, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा डिविडेंड। हम पहले इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट में हमने आज दो कंसेप्ट स्टडी करने हैं। पहला डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन कि लॉ क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लीगली इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। और दूसरा एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन। फिर ये एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन के साथ एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, वो इसलिए कि लॉ ने हमें जो रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं वो सिर्फ उस चीज के लिए, उस कंपनी के लिए जो एसोसिएटेड कंपनी है। अगर कोई कंपनी एसोसिएटेड के अलावा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। किसी भी कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस कब लगेगी, जब वो अपनी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी। इसीलिए लॉ ने जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट बताया, कंसेप्ट डिफाइन किया, साथ ही साथ ये भी बता दिया हमें पता हो कि कौन सी कंपनी एसोसिएटेड है कौन सी नहीं, क्योंकि जो कंपनी एसोसिएटेड होगी उस कंपनी पे फिर ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी हमारे इन्वेस्टमेंट करने की। और वो रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस क्या है वो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में, यानी पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सिर्फ डेफिनेशन बता रहा है, दूसरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कंडीशन बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट करनी हो इन एसोसिएटेड कंपनी तो क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन जहन में रखिएगा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछ सकता है इन्वेस्टमेंट की या एसोसिएटेड कंपनी की। एसोसिएटेड कंपनी की अक्सर पूछा करता है ज्यादातर, और इस कंसेप्ट को केस स्टडी में भी टेस्ट कर सकता है कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और एसोसिएटेड कंपनी किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्या होती है। कहते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में पैसे लगाए इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इक्विटी की शक्ल में लोन दिया,
या एडवांस दिया या गारंटी दी। बाकियों में तो पैसे जा रहे होते हैं, गारंटी में पैसे नहीं जा रहे होते। आपको पता है गारंटी का मतलब ये है कि कंपनी ये कह रही है कि अगर कंपनी ने लोन नहीं दिया तो हम आपका लोन रीपे कर देंगे। इसमें उस वक्त जिस वक्त गारंटी दी जा रही है उस वक्त पैसे नहीं हाथ से जाते। बाकी केसेस में पैसे हाथ से जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इक्विटी का मतलब क्या है? आप दूसरी कंपनी के शेयर, अच्छा कौन से शेयर्स खरीद रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर या ऑर्डिनरी शेयर्स? ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। लोन की शक्ल में, ठीक है, लोन की शक्ल में आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। इसमें आप प्रेफरेंस शेयर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, डिबेंचर को भी कर सकते हैं। एडवांस फर्क है। अगर देखें शेयर्स हो, ऑर्डिनरी हो गए, प्रेफरेंस हो गए, डिबेंचर्स हो गए, वो तो ऊपर इक्विटी एंड लोन में कवर हो गए। एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस का मतलब ये है कि आपने कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को पैसे दिए, किस लिए? उससे कोई चीज खरीदनी थी, गुड्स या सर्विसेज परचेज करनी थी, एडवांस के तौर पे पैसे दे दिए। तो क्या एडवांस के तौर पे पैसे देना, इसको भी हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं? वो कहता है बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, नीचे ये अहम चीज है, इसको आपने समझना है। कहता है नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी अगर तिजारत के दरमियान, सेल परचेज के केस में ये इंडस्ट्री की नॉर्म है, प्रैक्टिस है, नॉर्मल है कि एक कंपनी पहले दूसरी कंपनी को एडवांस देती है और फिर दूसरी कंपनी उसे वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे फर्ज कीजिए हम एक गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, और हमें पता चला उन्होंने गाड़ी जो कार मैन्युफैक्चरर, उन्होंने कहा जी हम तो 6 महीना पहले एडवांस लेते हैं, हम गाड़ी की पूरी कीमत 6 महीने बाद आपके एड्रेस पे आपको गाड़ी डिलीवर कर दी जाएगी। अब अगर एक कंपनी ने 10 गाड़ियां मंगवानी है और उसने एडवांस दे दिया दूसरी कंपनी को, क्या ये इन्वेस्टमेंट समझी जाएगी? है तो ये एडवांस, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं समझी जाएगी? क्योंकि नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है। नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट ना हो, फिर ये इन्वेस्टमेंट समझी जाएगी। जैसे इसी एग्जांपल को दूसरे एंगल से समझते हैं। अब जो टेक्सटाइल कंपनी ने कार मैन्युफैक्चरर को कहा कि मुझे आप गाड़ियां खरीदना चाह रहे हो, उन्होंने कहा जी पहले एडवांस दीजिए, 6 महीने पहले, हम बाकी कस्टमर के साथ भी इसी तरह करते हैं। तो ये एडवांस तो होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉर्मल ट्रेड के टर्म्स हैं। अब अगर फर्ज कीजिए जो कार मैन्युफैक्चरर है वो टेक्सटाइल वालों को कहते हैं अच्छा सर ठीक है, हम आपको गाड़ियां सेल कर देंगे, आप हमें एडवांस कोई ना दीजिए, आप हमें एडवांस कोई ना और गाड़ियां उन्होंने ट्रांसफर कर दी, सेल कर दी, भिजवा दी 10 गाड़ियां टेक्सटाइल कंपनी को और कहा पेमेंट 1 साल के बाद कर दीजिएगा। ट्रांजैक्शन समझ आ गई आपको? बताइए क्या ये इंडस्ट्री की नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हुआ? क्या हम इसे नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट कहे? है तो ये ट्रेड क्रेडिट, उसे उधार दिया गया है, लेकिन क्या ये इंडस्ट्री में नॉर्मल है? नहीं। क्या इसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं? क्या इसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं? देखिए नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट नहीं है वो इन्वेस्टमेंट है। जो नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट नहीं है वो इन्वेस्टमेंट है। ये बात समझ आई आपको? ठीक, चलिए, यानी एडवांस वगैरह या क्रेडिट वगैरह जो है अगर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक दिया कोई इशू नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं। लेकिन अगर एडवांस या क्रेडिट वगैरह मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन से हटके दिया है तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हाँ नहीं, नॉर्मल ट्रेड से जैसे ही हट जाएंगे, क्वेश्चन में आपको क्लियरली इंडिकेशन देगा, वो जैसे ही नॉर्मल ट्रेड से हट जाए हम कह देंगे कि ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट, देखिए वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपसे सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट होगी उसकी केस स्टडी में, बताओ ये इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये इक्विटी का केस है, लोन का केस है, गारंटी का केस है कि एडवांस का केस है, ये नहीं पूछेगा। सिर्फ क्या पूछेगा? इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। तो आप अंदाजा लगा लेंगे हम इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं।
अब चूंकि हमारा कंसेप्ट बेसिकली है, जो कंसेप्ट उसने हमें सिखाना है कि एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो क्या कंडीशन है, बेसिक कंसेप्ट वो इसने ये सिखाना है हमें। लेकिन हमने कहा भाई आप हमें बताओगे एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कंडीशन है, तो पहले हमें ये तो समझाओ इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, ये तो समझाओ एसोसिएटेड कंपनी किसको कहते हैं, फिर बताना एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की क्या कंडीशन है। क्योंकि एग्जाम में वो केस स्टडी जब सेट करेगा, टेस्ट करेगा, हमने ये भी जज करना होगा क्या इन्वेस्टमेंट है, हमने ये भी जज करना होगा क्या एसोसिएटेड कंपनी है, फिर उसके बाद अगली बात करेंगे कि कंडीशन पूरी करनी है कि नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा एसोसिएटेड कंपनी क्या होगा, किसको एसोसिएटेड कंपनी कहेंगे। उसने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट तो इसका ये रट्टे वाला है, याद करने वाला, मुदारबा मैनेज्ड बाय कंपनी। कोई गौर फिक्र नहीं करना, सिर्फ आपने इसको रट लेना है। डेफिनेशन अगर सीधी पूछे तो ये लाइन लिख देनी है। केस स्टडी में इस कंसेप्ट को नहीं पूछा करता वो। मैं 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। एसोसिएटेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है। अच्छा एक चीज और, जब आप लॉ पढ़ें या बुक पढ़ेंगे तो इसमें एसोसिएटेड कंपनी के साथ एक और लफ्ज लिखा हुआ है, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग या एसोसिएटेड पर्सन, ठीक है, एसोसिएटेड पर्सन। याद रखें एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएटेड हो सकती है, उसी तरह एक कंपनी और एक पार्टनरशिप भी एसोसिएटेड हो सकती है, एक कंपनी और एक इंडिविजुअल भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो डेफिनेशन की हद तक तो हम वो पर्सन, पार्टनरशिप, अंडरटेकिंग वगैरह उन्हें कह लें, उनको याद कर लेंगे। कंसेप्ट समझने के लिए हमें पार्टनरशिप की तरफ, इंडिविजुअल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट जब वो केस स्टडी टेस्ट करेगा, चूंकि हम कंपनी तक पढ़ रहे हैं तो हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कंसेप्ट टेस्ट करवाएगा, हमें कंपनी के पॉइंट। तो इसलिए जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं उसमें सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी है, लेकिन जब आप डेफिनेशन याद करेंगे उसमें एसोसिएटेड कंपनी के साथ स्लैश अंडरटेकिंग भी लिखा होगा, और शायद कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म की भी बात करें, आपने उसको याद तो कर लेना, उसके ऊपर गौर नहीं करना, ठीक है। डेफिनेशन समझते हुए 2 चीजों को मैंने आपसे मना कर दिया। एक इस चीज के ऊपर मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी पे गौर नहीं करना, याद कर लेना, और दूसरा एसोसिएटेड कंपनी के साथ जो अंडरटेकिंग का लफ्ज आएगा इसके ऊपर गौर नहीं करना, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन कह रहा है 2 कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कब बनेंगी। कहता है जब एक डायरेक्टर या 20% और उससे ज्यादा का शेयर होल्डर, डायरेक्टर हो एक कंपनी में कोई बंदा, या 20% और उससे ज्यादा का शेयर होल्डर हो, वो किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हो या 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर हो, दोनों कंपनी एसोसिएटेड बन जाएंगी। नहीं बात समझ आए। एक पर्सन एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, दोनों एसोसिएटेड कंपनी बन गई। एक पर्सन, फर्ज कीजिए एक कंपनी में डायरेक्टर, ये कंपनी ए, ये कंपनी बी, कंपनी ए में डायरेक्टर, वो कंपनी बी में भी डायरेक्टर है, सॉरी ये कंपनी ए, ये कंपनी बी, कंपनी ए में डायरेक्टर, कंपनी बी में भी डायरेक्टर है, क्या एसोसिएटेड बन गए दोनों। कंपनी ए में डायरेक्टर, कंपनी बी में 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर, एसोसिएटेड बन गई। कंपनी ए में 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर, कंपनी बी में डायरेक्टर, एसोसिएटेड बन गए। कंपनी ए में 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर, कंपनी बी में भी 20% का शेयर होल्डर, एसोसिएटेड बन गई।
दो टर्म्स याद करनी है आपने, डायरेक्टर और 20% शेयर होल्डर। डायरेक्टर 20, एक में डायरेक्टर दूसरी में भी डायरेक्टर, एक में शेयर होल्डर दूसरी में शेयर, एक में डायरेक्टर दूसरी में 20% शेयर होल्डर, एसोसिएटेड बन गए। लेकिन कहते दो चीजों का ध्यान रखिए आप। पहली चीज, प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन वोटिंग शेयर्स इस परसेंटेज में शामिल नहीं करना, यानी 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर होना चाहिए, इसमें नॉन वोटिंग शेयर्स को कंसीडर नहीं करना, प्रेफरेंस शेयर को कंसीडर नहीं करना। डिफरेंस पता ना, ऑर्डिनरी शेयर प्रेफरेंस शेयर, वोटिंग राइट्स नॉर्मली किसके साथ अटैच होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर के साथ। इसका मतलब किसी एक बंदे के पास 80% प्रेफरेंस शेयर है, वो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, दोनों एसोसिएटेड हो गई, नहीं हुई। प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन वोटिंग शेयर्स आर नॉट कंसीडर्ड टू डिटरमिन स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड कंपनी। 20% काउंट करते हुए प्रेफरेंस शेयर्स को काउंट नहीं करना कंसीडर। दूसरी, शेयर्स अगर इसके अपने पास हैं वो भी गिनो, जो स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास हैं वो भी गिनो। 20% कैलकुलेट करने के दो रूल हैं। पहला रूल क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स को यानी नॉन वोटिंग शेयर्स को इंक्लूड। दूसरा रूल क्या है, स्पाउस और माइनर चाइल्ड के शेयर्स को इंक्लूड कर लो। मैं इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हुआ कि अगर एक बंदा डायरेक्टर या 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर है एक कंपनी में, और वो किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर या 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर है, दोनों कंपनी आपस में प्रोवाइडेड प्रेफरेंस या नॉन वोटिंग शेयर्स को कंसीडर नहीं करना, शेयर जो स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास होंगे उनको इंक्लूड करना है। कोई मुश्किल तो नहीं कंसेप्ट में। आगे चलते हैं। दूसरी बात, कहते हैं कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये भी एसोसिएटेड कंपनी होंगी। कौन सी कंपनीज? कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये भी होंगी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, ये भी एसोसिएटेड है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी भी एसोसिएटेड है, और कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ये भी एसोसिएटेड है। नहीं बात समझ लगी? नहीं, ये देखें, इसको हम समझाते हैं। चले यहां पे समझा देते हैं। ये है, फर्ज कीजिए एक कंपनी PTCL, इसने एक दूसरी कंपनी के, फर्ज कीजिए 70% शेयर्स खरीदे। इस दूसरी कंपनी का नाम है TIP, और PTCL ने एक और कंपनी के शेयर्स खरीदे, फर्ज कीजिए 55%, और इस दूसरी कंपनी का नाम है CTI। अब मुझे ये बताइए, PTCL और TIP इनका क्या रिलेशनशिप है? PTCL होल्डिंग, TIP वो होल्डिंग सबसे डेफिनेशन याद आई, पढ़ी थी कहीं चैप्टर 19 में। ये दोनों होल्डिंग सब्सिडियरी भी है, एसोसिएटेड भी है, क्योंकि एसोसिएटेड की डेफिनेशन में कह रहा है होल्डिंग सब्सिडियरी भी एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये हुआ, वैसे ही कंसेप्ट को थोड़ा मुश्किल करने लगा हूं, वरना ये लाइन बोलना जरूरी नहीं था, कि हर होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएटेड है, लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडियरी हो जरूरी नहीं है। ठीक है, चले अब वापस आते हैं। अच्छा, PTCL और CTI का क्या रिलेशनशिप है? PTCL होल्डिंग, CTI सब्सिडियरी, यानी ये दोनों एसोसिएटेड भी हैं। अब असल क्वेश्चन,
एक टीआईपी और सीटीआई का क्या रिलेशनशिप है? ये क्या है? हाँ, ये है अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये दोनों कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हैं, तो ये आपस में भी एसोसिएटेड हो गई, एसोसिएटेड हो गई। भाई यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, वैसे आई कैप ने अभी तक पूछा, मेरा दिल कर रहा है कि एक और कंसेप्ट आपसे पूछ लूं। फर्ज कीजिए एक और कंपनी है कोई, ठीक है, कोई फर्ज कीजिए एबीसी लिमिटेड। ये टीआईपी ने इसके 90% शेयर्स खरीदे। ये एबीसी लिमिटेड और पीटीसीएल का क्या ताल्लुक है? हाँ, पीटीसीएल होल्डिंग एबीसी लिमिटेड सब्सिडी, यानी ये भी एसोसिएटेड है, ये भी एसोसिएटेड है। और एबीसी लिमिटेड और सीडीआई ये भी कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। पीटीसीएल इसको भी डायरेक्टली नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, कर तो रहा है। एसोसिएटेड का कंसेप्ट समझ आ गया? तो एसोसिएटेड है कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये भी हमें समझ आ गया। होल्डिंग और सब्सिडी भी एसोसिएटेड होती है, ये भी समझ आ गया। अब ये तो नहीं कहेंगे कि मैं कहूंगा ये होल्डिंग कंपनी है, लोन देने के लिए कंडीशन पूरी करनी है कि नहीं, आप कहेंगे नहीं करनी सर, होल्डिंग है, एसोसिएटेड थोड़ी है, ऐसे तो नहीं कहेंगे। पक्की बात है, होल्डिंग सब्सिडी भी एसोसिएटेड। तीसरा पॉइंट क्या आया? मुदारबा मैनेज्ड बाय कंपनी, ये तो रटा लगाने वाली बात है। ठीक है, एक्सेप्शंस। आपको पता लॉ में अक्सर एक्सेप्शंस होती हैं। कहता है ये एक्सेप्शंस सुन लीजिए, याद कर लीजिए कि वो कौन से केसेस हैं जब हमने ये सिचुएशन अराइज हो रही होगी डायरेक्टर या 20% शेयर होल्डर वाली, फिर भी उनको एसोसिएटेड नहीं बनाना। एक्सेप्शन, भाई यहां पे एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में एक्सेप्शंस का मतलब क्या होगा? वो सिचुएशन जहां पे डायरेक्टर, कॉमन डायरेक्टरशिप या शेयर होल्डिंग तो है, लेकिन फिर भी वो एसोसिएटेड नहीं बनेंगे। एसोसिएटेड कंपनी में एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि वो सिचुएशन जहां पे कॉमन डायरेक्टरशिप, शेयर होल्डिंग तो होगी, लेकिन उनको एसोसिएटेड में कंसीडर, यानी वो कौन से डायरेक्टर है, वो कौन से शेयर होल्डर है जो किसी दूसरी कंपनी में जाके डायरेक्टर, शेयर होल्डर बनेंगे भी तो कंपनी एसोसिएटेड नहीं होगी। एक्सेप्शन का मतलब ये, एक्सेप्शन का मतलब क्या है? ये एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन है ना, इसकी एक्सेप्शन का मतलब क्या है? वो कौन से डायरेक्टर या शेयर होल्डर हैं जो किसी दूसरी कंपनी में जाके डायरेक्टर या शेयर होल्डर 20% ज्यादा बन भी जाएं, एसोसिएट नहीं होंगे। देखा, चार है, चार। पहला नॉमिनी डायरेक्टर, क्या समझाने की जरूरत है नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, समझाने की जरूरत है कौन होता है? तीसरा शेयर्स ओन्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एनआईटी। भाई समझाने की जरूरत होती तो समझाना देता, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये एक कंपनी है, शेयर्स ओन्ड बाय एनआईटी, ये एक सरकारी कंपनी है। और एक और सरकारी कंपनी है, शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ये भी सरकारी कंपनी है। वो कह रहा है सरकारी कंपनियों के जो शेयर्स होंगे वो अगर किसी दूसरी कंपनी में जाके शेयर्स ले लेती हैं, वो दोनों एसोसिएटेड नहीं होंगी। एक्सेप्शंस कितनी हैं एसोसिएटेड कंपनी की? एसोसिएटेड बनने की कंडीशंस कितनी हैं? 3। एक्सेप्शंस कितनी हैं? एसोसिएटेड बनने की पहली कंडीशन क्या है? अगर एक डायरेक्टर या 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर या 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर है, दोनों एसोसिएटेड बन गई। हाँ, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन वोटिंग शेयर्स को कंसीडर नहीं करना। दूसरी चीज, स्पाउस और माइनर चाइल्ड के शेयर्स को कंसीडर करना, इंक्लूड करना। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? कंपनीज कब एसोसिएटेड होंगे? व्हेन बोथ कंपनीज आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और वन इज द सब्सिडियरी ऑफ अनदर, यानी होल्डिंग सब्सिडियरी है।
तीसरी कंडीशन क्या थी, मुदारबा मैनेज बाय कंपनी। 3 कंडीशन। फिर इसके बाद 4 एक्सेप्शंस। नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शेयर्स ओन्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, शेयर रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। ये एनआईटी सीडीसी क्या है, सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, सरकारी कंपनियां। अब सुनिए, पास और फेल होने वाले स्टूडेंट में फर्क। पास और फेल होने स्टूडेंट में वे फर्क नहीं होगा। पास होने वाले स्टूडेंट को पता होगा एनआईटी क्या है, सीडीसी क्या है, फेल होने को नहीं पता होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। फर्क सुने, एग्जाम में आया एसोसिएटेड कंपनी को डिफाइन करें। क्या आप डिफाइन करते हुए एक्सेप्शंस को लिखेंगे कि नहीं? लाजमी लिखेंगे, चाहे पूछे या ना पूछे। एक्सेप्शन लाजमी हिस्सा है एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन का, जरूर लिखने हैं, चाहे अलहदा से 2 नंबर की डेफिनेशन 1 नंबर की क्यों ना हो। एक्सेप्शंस डेफिनेशन का लाजमी हिस्सा है, वरना कहेंगे सर एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन 5 नंबर की पूछ ली उसने, हमारे पास पॉइंट तो 3 है, बाकी 2 नंबर कहां से आने हैं, कहां से आने हैं? ठीक है, तो एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। सबसे अहम लफ्ज क्या थे एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में? कॉमन डायरेक्टरशिप एंड 20% शेयर होल्डिंग। सबसे अहम लफ्ज क्या थे? कॉमन डायरेक्टरशिप एंड 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग। यहाँ पे 20% से मुराद 20% और मोर है, ये ना हो 30% एग्जाम में कह दे आपने कहा नहीं सर ने तो 20% कहा था, ठीक है, 20% और मोर। भाई समझ आ गया इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, समझ आ गया एसोसिएटेड कंपनी किसको कहते हैं जी। आगे चलते हैं, नहीं एक्सेप्शन भी बता दें। हाँ, कंडीशन फॉर, वो कहता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करनी है? इनमें से किसी भी एसोसिएटेड कंपनी में, तो क्या कुछ शराइत हैं? क्या बिल्कुल शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं। किस चीज के लिए कंडीशंस हैं? एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंडीशन है, शराइत है। भाई क्या कंडीशंस है? कहता है पहली कंडीशन, जब भी इन्वेस्टमेंट होगी स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से होगी। इन्वेस्टमेंट जब, अगर हमने किसी एसोसिएटेड कंपनी को लोन देना है, उसके शेयर्स खरीदने हैं, एडवांस देना है, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट नहीं, एडवांस देना है या गारंटी देनी है उसके लोन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन में सिर्फ इतना लिख देंगे कि इस कंपनी को हम 10 करोड़ का लोन दे रहे हैं एसोसिएटेड कंपनी को, नहीं, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है, वापसी कब करोगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे। तो कह रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, फिर आपने इस रेजोल्यूशन में, बल्कि जो नोटिस भेजा जाता है उसमें भी आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है। टर्म्स एंड कंडीशन से क्या मुराद है? नेचर, एग्जांपल दे रहा है समझाने के लिए। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी क्या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन में कर रहे हैं, गारंटी है, एडवांस है। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट बता देंगे, पीरियड कितने अरसे के लिए कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी प्रैक्टिकली और भी अगर कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया। तो क्या कंडीशन है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसोसिएटेड कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, बतानी है। टर्म एंड कंडीशन की क्या एग्जांपल है? नेचर बतानी है, टाइम बताना, पीरियड बताना है, उसको अमाउंट बताने। कहता है अच्छा अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन एक दफा डिसाइड हो गई कि 2 साल के लिए दे रहे हैं लोन, बाद में डायरेक्टर अपनी मर्जी से इसको चेंज करके 20 साल कर सकते हैं? वो कहता है नहीं, अगर इनको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन।
ठीक है, चेंज करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी करने क्या कंडीशन है? स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या लिखा जाएगा? टर्म्स एंड कंडीशन, फॉर एग्जांपल नेचर, पीरियड, अमाउंट। और अगर चेंज करना टर्म एंड कंडीशन को, उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन। वो कहता है ये तो रिक्वायरमेंट वो है जो हर केस में है, चाहे इन्वेस्टमेंट इक्विटी की है, लोन की है, गारंटी एडवांस, हर केस में है। अगर इन्वेस्टमेंट लोन की शक्ल में है, इन्वेस्टमेंट लोन की शक्ल, तो ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है कंडीशन पूरे, साथ में ये तो होगा, साथ में ये भी होगा, साथ में ये एडिशनल कंडीशन इफ लोन, अगर लोन है, लोन वाला केस है, जो भी ये ना हुआ एग्जाम में लोन वाला केस लिखे और आप ये दो लिख के आ जाए कि सर ये दोगे, वो आधे नंबर काट देगा। भाई वो तो रिक्वायरमेंट है, वो तो हर केस में जो लिखनी थी वो क्यों नहीं लिखी? कहता है एडिशनली अब आप क्या करना पड़ेगा, कह रहा है अब रिटर्न एग्रीमेंट होगा बाकायदा कंपनी के साथ, बाकायदा अलहदा से स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा जाएगा ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आवे। रिटर्न एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट में आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है। भाई टर्म्स एंड कंडीशन उधर भी लिखा, वही क्वेश्चन, टर्म एंड कंडीशन उधर भी लिखी थी। कहते हैं नहीं, इधर वो वाली टर्म्स एंड कंडीशन जो स्पेसिफिकली लोन से रिलेट कर रही है, जैसे कोई सिक्योरिटी वगैरह की बात हो सकती है। खास तौर पर जो उसने बात की वो की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, कि जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा उसमें आपने अदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है, जैसे सिक्योरिटी वगैरह की बात भी हो सकती है, और साथ में लाजमी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात भी करनी है कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न क्या होगा। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या वाला? इंटरेस्ट रेट। हाँ, इंटरेस्ट रेट का मुश्किल सा नाम लिख दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे बैंक भी बाज़ औक़ात कहते हैं ना, वो इंटरेस्ट नहीं, उन्हें पता है इंटरेस्ट का लफ्ज़ बड़ा बदनाम हो चुका हो, ठीक है, सूद, तो नाम बदल देते हैं। तो अगर हाँ सूद को प्रॉफिट कह दिया जाए तो क्या वो प्रॉफिट हो जाएगा? सूद ही रहेगा वो, ठीक है। हाँ, तो ये इंटरेस्ट को अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह दिया जाए फर्क कोई नहीं पड़ता, रहता इंटरेस्ट ही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब इंटरेस्ट रेट क्या होगा। फिर इसके बाद कह रहा है, अगली बात सुनो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा ना, यानी इंटरेस्ट, shall not be less than borrowing cost, shall not be less than borrowing cost, borrowing cost से कम नहीं होगा। हाँ, borrowing cost क्या होती है? जिस कंपनी ने लोन दिया है, जो दे रही है, उसने बैंक से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया, उसे बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। हाँ, पीटीसीएल अगर वो टीआईपी को लोन दे रही है तो पीटीसीएल की बोरोइंग कॉस्ट क्या है? पीटीसीएल ने एमसीबी से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है, वो उसकी क्या होगी? अगर एक से ज्यादा लोन लिया हो तो एवरेज कर देते होते हैं, एवरेज। तो बोरोइंग कॉस्ट, यानी कैलकुलेशन कम्प्लेक्स, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझाना था आपको। तो पीटीसीएल बोरोइंग कॉस्ट क्या है? बोरोइंग कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। हाँ, जिस इंटरेस्ट पे उस कंपनी को लोन मिलेगा। अब खुद बताइए, क्या पीटीसीएल 10% पे इंटरेस्ट लेके 8% पे दे दे टीआईपी को? कम से कम उसका एक बोरोइंग कॉस्ट के बराबर तो होना चाहिए ना। इससे हमेशा जब ये कंसर्न बताता हूँ मुझे एग्जांपल याद आती है। एक जमाने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्कीम निकाली, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, कि जो ऐसे यूनिट, ऐसी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती हैं, वो हमसे लोन ले ले 2% पे, मार्केट में 8% था रे, 2% पे ले ले। कंपनी ने क्या किया, अब जो एक्सपोर्ट कर रही थी उन्हें लोन की जरूरत नहीं भी थी, उन्होंने 2% पे लोन उठाया और फिर इसका आगे जो है 2%, जो 1% है फॉर एग्जाम्पल, उस पर दूसरे आगे एसोसिएटेड कंपनी को दे दिया कि एसोसिएटेड कंपनी का भला हो जाए। वो इस तरह के जब मसले मसाइल सामने आए, स्टेट बैंक ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, जिसे एक्सपोर्ट करनी है करे, नहीं करनी ना करे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इस तरह के कि आप कहीं एसोसिएटेड मेंबर्स की कॉस्ट पे एसोसिएटेड कंपनी को फायदा ना पहुंचा रहे हो। भाई खुद सोचिए, मैं अगर एक कंपनी का डायरेक्टर हूं ना, और मेरी अपनी कोई दूसरी कंपनी भी है जिसके मैं 60% शेयर्स है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा,
मैं बैंक से 10% पे लोन लेके कंपनी के नाम पे अपनी वाली दूसरी कंपनी जिसमें मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूं उसको 2% पे दे दूंगा। जरा गैस कीजिए इस ट्रांजैक्शन में अल्टीमेट बेनिफिट किसको हो रहा है मुझे, और नुकसान किसको हो रहा है भला? नुकसान इस कंपनी के शेयर होल्डर को हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब कोई कंपनी लोन की शक्ल में दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी, कम से कम शेयर होल्डर को सिक्योर रखना है। इसीलिए बोरोइंग कॉस्ट से कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एग्री नहीं करना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन बोरोइंग कॉस्ट। और ये पैसे बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट कब रिकवर करवाना है? रेगुलर, यानी जो अगर मंथली एग्री हुआ है मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली एग्री है क्वार्टर, हाफ ईयरली एग्री हाफ ईयरली बेसिस पे। ये ना हो कि आप कहें यार ये तो अपनी एसोसिएटेड कंपनी है, खैर है ये 5 साल बाद इकट्ठे पैसे दे देगी। नहीं नहीं, जो एग्री हुआ है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई है, जिस हिसाब से रिकवरी भी फिर उसी हिसाब से होगी। जी अब बताइए, कुछ कंडीशन समझ आई आपको? अच्छा, तो आज के कंसेप्ट में हमने क्या सीखा? दो कंसेप्ट हमने सीखे, इन्वेस्टमेंट और एसोसिएटेड डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी की। दूसरा कंडीशंस, एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की करने की कंडीशंस। डेफिनेशन सीखी, कंडीशन सीखी। डेफिनेशन किसकी? इन्वेस्टमेंट और एसोसिएटेड कंपनी की। कंडीशन किसके? एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की। बताइए इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे? कहता है इन्वेस्टमेंट हम कहेंगे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को, लोन में इन्वेस्टमेंट को, गारंटी दिया है या एडवांस दिया है। जो नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट नहीं, अगर नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट नहीं है उसे भी इन्वेस्टमेंट समझेंगे। ठीक है, यानी उधार पे चीजें खरीदी बेची वो भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर वो नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट टर्म्स के मुताबिक नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। अब आए एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। पहला क्या है? एक डायरेक्टर या 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर या 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर है। शर्त क्या है कि आपने नॉन वोटिंग या प्रेफरेंस शेयर्स को इंक्लूड नहीं करना और स्पाउस माइनर चाइल्ड के शेयर्स को इंक्लूड करना है। दूसरी कंडीशन क्या थी? कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और ए कंपनीज होल्डिंग अ सब्सिडी ऑफ अदर, होल्डिंग सब्सिडी। तीसरी कंडीशन क्या? तीसरी क्या है? बार-बार मैनेज बाय कंपनी। एक्सेप्शंस क्या है? 4। एक्सेप्शंस का मतलब पहले समझे। वो वाले डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स जो के डायरेक्टर या शेयर होल्डर 20% ज्यादा होंगे लेकिन फिर भी एसोसिएटेड कंपनी नहीं बनेगी। वो है नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शेयर एनआईटी और सीडीसी। इसके बाद आ जाए, अगर एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है क्या कंडीशंस हैं? भाई 3 कंडीशन तो वो है जो हर केस में लगेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन स्टेट करे टर्म्स एंड कंडीशन, यानी नेचर, पीरियड, अमाउंट, और अगर कोई चेंज करना है वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। ये 3 कंडीशन तो हर केस में आएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन है तो फिर मजीद कंडीशन, रिटर्न एग्रीमेंट होगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन स्टेट कीजिए। फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न इन्वेस्टमेंट समझ आएगी, इंटरेस्ट रेट, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन बोरोइंग कॉस्ट एंड शैल बी रिकवर्ड पीरियडिकली, रेगुलरली। भाई कुछ समझ आई? नहीं समझ आए? अच्छा मुझे ये बता, नहीं मुझे ये बताइए, आप किसको वकील कहेंगे? जिसने LLB पास किया है कि जो कोर्ट में केस लड़ता है? तो जब तक हमने केस ना लड़े तो हमें लॉ कैसे समझ आ सकता है? तो आए जरा केस लड़ते हैं। आ जाइए। नहीं कल नहीं, आज ही टाइम है, अभी खुला टाइम है, अभी तो 15 मिनट है मेरे भाई। ना टाइम है। अगर टाइम ना होता तो फिर आपको पता है मैं आपको बिठाता नहीं बिला वजह, मैं कहता हूँ नेक्स्ट डे। टाइम है। पहला क्वेश्चन ICAP का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आ गया 142। डिस्क्राइब द टर्म एसोसिएटेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट। डिस्क्राइब करो। मुझे ये बताइए, पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे,
चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये एक्सेप्शन भी तो लिखेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। क्वेश्चन 2, ये तो मुझे लगता है हमने कवर ही नहीं किया। कह रहा है 2 कंपनीज मे बी रिगार्डेड एज एसोसिएट्स ऑफ ईच अदर if a person who is director of the company or holder of shares carrying voting power of 20% or more in that company is also the director or holder of shares carrying voting power of 20% or more in the other company। ये तो वही डेफिनेशन ही बता रहा है हमें, लेकिन जब वो डेफिनेशन बताता है तो रिक्वायरमेंट में क्या कहता है फिर? कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द अबव रिलेशनशिप मे नॉट क्वालिफाई एक्सेप्शन एसोसिएटेड कंपनी। 4 आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 पे आइए भाई। ये भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक। Ironside Limited IL owns 51% voting shares in Snowstorm Limited SSL। IL के पास 51% शेयर है SSL के एंड 52% वोटिंग शेयर्स इन फ्लिपर प्राइवेट लिमिटेड और 52% शेयर्स हैं FPL के। हाँ देखा कोई कभी कोई कंसेप्ट रह जाता है, क्वेश्चन करते हुए ज़हन में आ जाता है। ये कंडीशंस किस कंपनी के लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी के लिए कंडीशंस नहीं है। अब देखें IL के 51% शेयर लिए SSL के, 52% लिए FPL के। SSL और FPL का डायरेक्ट कोई लेना देना तो नहीं है। इसको यहां पे बना ले, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा। हाँ क्योंकि स्ट्रक्चर बन जाएगा ना तो जरा कहानी आसान हो जाएगी। ये है IL, इधर SSL FPL। IL ने 51% शेयर्स लिए SSL के, 52% लिए FPL के। SSL intends to make investment of 200 million in FPL। अब ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 20 मिलियन की। पहले कह रहे स्टेट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इफ एनी विच एग्जिस्ट बिटवीन SSL एंड FPL। सिर्फ ये लिख देंगे एसोसिएटेड कंपनी है कि ये भी लिखेंगे किस वजह से है? कॉमन मैनेजमेंट इसलिए एसोसिएटेड कंपनी है, रीजन भी लिखनी है। डिस्क्राइब द कंडीशन विच SSL मस्ट फुलफिल बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन FPL। कंडीशन बताइए जो SSL ने फुलफिल करनी है FPL में इन्वेस्टमेंट से पहले। समझे? फेल। हाँ फेल। फिर से पढ़े। मैंने क्यों कहा फेल? एक मिनट ठहर जाएं। जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो पब्लिक है कि प्राइवेट है? तो उसने कंडीशन पूरी नहीं करनी क्या? ये पब्लिक कंपनी का मतलब है ये कंडीशन किस जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट होनी है? और ये कंडीशन किसने पूरी करनी है? और जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट होनी है? भाई जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है। कंडीशन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट है, कंडीशन फॉर रिसीविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये देखा बेसिक कंसेप्ट ही नहीं हमें पता था। दोबारा पढ़ा लेना, कोई बात नहीं। तो ये पब्लिक कंपनी जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसका पब्लिक, अगर वो पब्लिक कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली तो फिर ये कंडीशन पूरी होगी। इससे कोई गर्ज नहीं है कि जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कौन है, वो पब्लिक भी हो सकती है प्राइवेट भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करने वाली प्राइवेट है फिर कोई इशू नहीं, कोई कंडीशन नहीं। इन्वेस्टमेंट करने वाली पब्लिक है फिर ये सारे काम करने हैं। तो ये SSL को कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। ये कंसेप्ट SSL पे अप्लाई होगा क्योंकि SSL पब्लिक कंपनी है।
बताइए फिर मैंने क्यों कहा फेल? हाँ शाबाश, क्योंकि दोनों आएंगी भाई। उसने क्या कहा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली है, इक्विटी में नहीं मेंशन किया ना, तो ये भी लिखनी है और ये भी लिखनी है। फिर आप आके कहते हैं सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सर बेहतरीन छाप दिया है, खड़का दिया सारा पेपर, फिर रिजल्ट। हाँ चले क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन भी आई क्या आपका? क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शन दैट हैव बीन इम्पोज्ड बाय कंपनी दैट वाज 17 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए कंपनी इन इट्स एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। रिक्वायर्ड वाली लिखेंगे, दोनों इन्वेस्टमेंट का है उसने, ये थोड़ी का इक्विटी में, ये थोड़ी का एडवांसेस में। क्वेश्चन 5, करम लिमिटेड केएल इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, owns 30% share in Juma Private Limited JPL. In order to finance its working capital requirement, JPL has asked for a loan of rupees 1 million from KL. Under the provisions of company that briefly describe conditions which are required to be met if KL agrees to grant the loan. तो मैं नहीं, वो तो प्राइवेट कंपनी है तो कोई कंडीशन अप्लाई होगा। हाँ भाई कंसेप्ट अप्लाई होगा, क्यों अप्लाई होगा? और जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो पब्लिक कंपनी है ना, तो क्या कंडीशन लिखेंगे? हाँ उसने क्लियरली कह दिया लोन के लिए अप्लाई किया, तो लोन में तो क्लियरली अप्लाई हो रही है ना, दोनों लिखेंगे। ठीक हो गया। 6, नहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। अगर उसने लोन ना लिखा, इन्वेस्टमेंट लिखा हो, तो फिर भी दोनों बताएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये भी हो सकती है वो भी हो सकती है। जनरल वर्ड यूज कर दिया ना, इन्वेस्टमेंट है, हमें नहीं पता इन्वेस्टमेंट ये वाली है कि ये वाली है, तो फिर हम उसी तरह करेंगे कि इफ इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो ये कंडीशन भी पूरी करो, उस वक्त ये भी लिखनी है। इस वाले क्वेश्चन में क्या सिर्फ यही लिखेंगे? नहीं नहीं, दोनों लिखेंगे। अभी यही थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दोनों। क्या 30% से एसोसिएटेड कंपनी बन जाती है? अच्छा हाँ, देखें देखें देखें, डायरेक्टर 20% से, हाँ उसी तरह एक कंपनी की दूसरी कंपनी में अगर 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है कंपनीज की भी आपस में, तो वो भी एसोसिएटेड बन जाती है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी नोट कर ले, ये मेरा हाल इधर नहीं लिखा हुआ कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करे, वो एसोसिएटेड बन जाती है। ठीक है, एसोसिएटेड बन जाती है। एक तो कॉमन डायरेक्टरशिप शेयर होल्डिंग की वजह से है ना, एक अगर डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर दे तो भी, ये तो काउंटिंग में भी शायद पढ़ा होगा आपने, काउंटिंग नहीं पढ़ी, चले कोई बात। तो ये एसोसिएटेड कंपनीज बन जाती हैं केएल और जेएल। 6, कंपनीज एक्ट 2017 imposes restrictions on investment in associated company and undertaking except under the authority of special resolution. Describe the following in this regard. What type of investment are required to be mentioned in the special resolution when authorizing the investment? What aspects of investment? जी, इन्वेस्टमेंट की कौन कौन सी चीजें रेजोल्यूशन में लिखना जरूरी है? Is there any condition prescribed for the return on investment in the form of loan? If yes, briefly describe. बिल्कुल है। क्या है? Not less than borrowing cost होगा और shall be recovered regularly. ये भी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कंडीशन है ना। 3rd, whether trade credit would fall under the ambit of investment. Trade credit investment? No, unless if if it is normal trade credit, then it is not investment. If it is not normal trade credit, then it will be investment. डिपेंड करता है ना, क्लियरली यस नो तो नहीं कर सकते। क्या नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है तो फिर नहीं होगा इन्वेस्टमेंट। अगर नॉर्मल है, हट के नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन से, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। क्या नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट हो सकता है? तो कहता नहीं हो सकता। और नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। ट्रेड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट हो सकता है?
हाँ, अब हमने दोनों बातें करनी है। शाबाश शाबाश। क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन आज का। आरबीसी लिमिटेड केबीसी, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आरबीसी लिमिटेड एंड केबीसी लिमिटेड आर एसोसिएटेड कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 million and 15 million respectively. Company reserve equal 10% of their share capital. RBC Limited produces and supplies a component X to KBC Limited. Supplier है KBC Limited has been facing liquidity problems as a result of which its production and sales had been suffering. Consequently, there has been a significant decline in the sale of component X by RBC Limited. पता नहीं क्या है, मुझे अभी तक सिर्फ इतनी समझ लगी है कि दोनों कंपनी एसोसिएटेड कंपनी है, और कुछ नहीं मुझे समझ लगी। आगे चलते हैं भैया। डायरेक्टर्स ऑफ आरबीसी लिमिटेड विश टू सपोर्ट केबीसी लिमिटेड बाय वे ऑफ द फॉलोइंग। एक एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर दूसरी कंपनी को सपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे? दो ऑप्शन है। एडवांस लोन ऑफ ₹5 million एट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 8%, और इंक्रीज द लिमिट ऑफ ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम 1 million to 3 million. Briefly state the conditions required to be fulfilled by two companies while carrying out the above transaction. बताइए, एडवांसिंग लोन वाली कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जी? हाँ, हम लिखेंगे एडवांस लोन जो है ये एडवांसिंग लोन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी है, तो ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, और चूंकि ये इन द फॉर्म ऑफ लोन है तो ये कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी। सेकंड, इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम 1 million to 3 million। इसके लिए भी भाई ये ट्रेड क्रेडिट है, ट्रेड क्रेडिट है भाई, ट्रेड क्रेडिट अगर नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होगी। हाँ, एंड पे एहतियातन लाइन लिख दें कि अगर ये नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट नहीं है तो फिर यही कंडीशन ऊपर वाली दोबारा, वो कंडीशन रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं दोबारा। जी जी, किसके बारे में? नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट जो है वो हमने यहाँ पे कवर कर दिया। जब हम कह देंगे कि बोरिंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमने उसे कह दिया कि 8% उसके बोरिंग कॉस्ट से जो है वो ज्यादा इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए। भैया क्लियर होगी केस स्टडीज? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।